जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। 17 सितंबर मोदी जी का 75वां जन्मदिन और उस उपलक्ष्य में बड़ी खबर आई है माओइस्ट से जुड़ी, यानी कि जो भारत का रेड कॉरिडोर है, जहां पर माओइस्ट और नक्सलाइट्स का बड़ा शिकंजा रहा। और वो नक्सलाइट जो ये कहते थे कि 2050 तक भारत के रेड फोर्ट पर हम अपना झंडा फहराएंगे, आज उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। यानी कि जो 800 में से जो 90 डिस्ट्रिक्ट भारत की थी जिन पर इनका कब्जा था, जहां पर बच्चे लोग बड़े स्तर पर शिकार हुए, चाइल्ड सोल्जर्स रहे और कितने ही लोगों की जानें गई, कितने ऑफिसर्स, कितने सोल्जर्स और आम लोग इस सब में मारे गए। आज वो पूरी तरह से आजाद है। यानी कि ये बड़ी एक सफलता है। अगर हम होम मिनिस्ट्री की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, आप ये नक्शे पर देख सकते हैं, जो रेड कॉरिडोर है, जो पूरा माओइस्ट और नक्सलाइट जो इन्फ्लुएंस्ड एरिया जिसको आप देख सकते हैं, पूरे ईस्ट और सेंट्रल भारत के अंदर जो इलाके हैं उनमें ये हुआ करता था। आज ये खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ी सफलता है। सुरक्षा के नज़रिए से हम अब बात करें, बड़े चैलेंजेस रहे और बहुत सारे लोगों की, जब हम लोग छोटे थे इस तरह की न्यूज़ आया करती थी और हमें लगता था कि कितने सारे मुझे याद है कि एक ऑफ़िसर को भी पकड़ा था जब हम लोग छोटे थे और उनके गिरफ्त में रहे थे। तो कई सारे ऐसे खबरें इस इलाके से जुड़ी रहीं। अब हम इसको पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर इतने कम समय में ये सफलता किस तरह से हासिल की और ये कितना बड़ा ये एक माइलस्टोन है भारत के लिए और ख़ास तौर से होम मिनिस्ट्री के लिए। उमेश जी हैं हमारे साथ, उनसे डिटेल में समझेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, मोदी जी 75 साल के हुए हैं। मोदी जी के 75वें वर्षगांठ पर, जन्म दिवस पर इस तरह की खबर आना बहुत बड़ी खबर है और भारत का जो रेड कॉरिडोर था वो खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? कैसे ये अचीव किया होम मिनिस्ट्री की, अगर हम बात करें अमित शाह जी के देखिए, नेतृत्व मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेड कॉरिडोर को भारत के अंदर समाप्त कर दिया गया है। और में? ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। जो मुझे याद है कि 2010 के अंदर ये बोलते थे कि हम लाल किले पे हम लाल तिरंगा हम फहराने वाले हैं, ऐसी बातें आती थी। बाय जी, 2050 देयर विल बी अ नक्सलाइट रूलर इन इंडिया, ऐसे ये लोग स्टेटमेंट देते थे। और एक तरह से इनका प्रभाव भी बहुत बड़ा था। अंबर जी, आप जी, सोचिए, इनका जो प्रभाव था वो छत्तीसगढ़ में था, झारखंड में था, उड़ीसा में था, बिहार में था, वेस्ट बंगाल में था, आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, इतने सारे स्टेट्स के पॉकेट्स में था। और जी, एक तरह से बताया जाता है, जो ये एरिया बताया है ये बहुत कम बताया जाता है। इनफैक्ट 30% जो इंडिया का एरिया था ये इनके इन्फ्लुएंस में था। इनका ये बताया जाता है हाई इन्फ्लुएंस, मॉडरेट इन्फ्लुएंस और लो इन्फ्लुएंस। और ये हुँ, जब चाहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर देते थे। और इनफैक्ट इन्होंने तो कितनी बार तो बीएसएफ के कॉन्वॉयज को अटैक किया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ जवान को मारे गए ये लोग। और ये एक तरह से भारत का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट था। और इनको जो सपोर्ट मिलता था ये इनको करते थे हमारे यहाँ पे जो अर्बन नक्सल्स है, जो हमारे यहाँ पे वो जो प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, बुद्धिजीवी है, ये इनको सारा एम्यूनिशन पहुंचा भी थे। और इनकी जो बात थी, ये दिल्ली में बैठ के कुछ पत्रकार इनको हीरो बनाते थे। तो ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा था कि एक तरफ वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे थे, देश के अंदर हमारे हॉस्पिटल, जो हमारे स्कूल है उधर बम ब्लास्ट करवाते थे। फिर और इनको एक तरह से जुडिशियल एक तरह से प्रोटेक्शन भी दिलवाया जाता था अर्बन नक्सल्स के द्वारा। और जिसके पास एकेडमिशिया रहते थे, मीडिया रहती थी, सब चीज चल रहा था कांग्रेस रूल के अंदर। और जब बीजेपी आई और 11 साल के अंदर आपने देखा है कि रेड कॉरिडोर को खत्म कर दिया है। और ये काम किया है मोदी जी के, हनुमान जी ने, अमित शाह जी ने किया है। और आप देखिए आज उन्होंने वो ये देश के लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोगों ने ये चीजों को समझा क्यों नहीं है। ये हेडलाइंस क्या जी। बता रही है। और जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस एरिया का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज टू बी हाईलाइटेड।
बट आज हमारे देश के अंदर क्या है, जो खबर ऐसी होती है, जो अननेसेसरी खबर होती है, उसको एम्प्लीफाई किया जाता है, और जो सही में अच्छी खबर रहती है, कहीं पे किसी के ज़हन में ही नहीं आती है। और मुझे अभी याद था, इसके लिए मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और कहीं न कहीं अगर होम मिनिस्ट्री अगर अच्छा काम कर रही है, वी हैव टू सपोर्ट आवर होम मिनिस्टर। और होम मिनिस्टर ने देश के अंदर बता दिया है कि कॉन्स्टेंटली वो देखिए, जब से उन्होंने होम मिनिस्ट्री उन्होंने ली है, उन्होंने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया है। और आज आज जी, ये देखिए, रेड कॉरिडोर को भी खत्म कर दिया है। ये सबसे बड़ी उपलक्ष्यता है गृह मंत्री अमित उपलब्धि शाह जी है का। बिल्कुल, से बहुत बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल। और ये हम खबर भी दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। लेकिन उमेश जी, इस पर इतनी ज़्यादा मीडिया में चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें। इतनी बड़ी चर्चा और बहुत हल्की-सी खबर, इसके पीछे का क्या आप कारण देख रहे हैं? रीज़न हमारा बिका हुआ मीडिया है। हमारा बिका हुआ मीडिया ये सब चीज़ें नहीं बोलता है, क्योंकि पहले उनको पैसे मिलते थे बाहर से। बाहर से हुँ, ये जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, इन लोगों से इनको पैसे मिलते थे ताकि इनको हीरो बनाया जाए। इंडियन स्टेट को ऑपरेसर बोलते थे। और इनको जुडिशियरी से भी इनको शेयर मिल रही थी। बहुत सारे लॉयर्स जी, इनके लिए खड़े हो जाते थे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम से। और आज आप देखिए कि किस हिसाब से इनका पूरा नेटवर्क को खत्म किया। अर्बन्स में हमने जितने भी नक्सल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया। और फिर आज आप देख रहे हैं कि इनकी जो ग्राउंड बेस्ड सपोर्ट है, उधर इन्फ्लुएंस इनका खत्म हो चुका है। पर एक और एक चीज बोल रहा हूँ, इनके जो आइडियोलॉजी रहते हैं, इनके जो विंग है, वो अभी भी जिंदा है, वो हमारे बीच में बैठे हैं। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो एक तरह से टर्माइट जो होते हैं ना, वैसे आके ये बैठे हुए हैं। किस हिसाब से आ जाए हमको नहीं मालूम। और इसके लिए जी, ही आपने एक और एक खबर मैं बता देता हूँ, अमित शाह जी ने बोला है 1974 के बाद जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं देश के अंदर, इंटरनल आंदोलन, उसके जी, लिए उन्होंने पुलिस विभाग को बोला है कि उसके ऊपर रिसर्च करिए। इन लोगों की फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन से ट्रिगर्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, वो स्टडी करना जरूरी है। क्योंकि देश के अंदर अगर ये चीज उन्होंने खत्म कर दी है, वापस भी आ सकती है। कैसे आ रही है, इसके लिए भी उन्होंने पूरा ब्यौरा बोला है, पुलिस को रिसर्च करने के लिए बोला है। और इसका और अमर जी, आपने ये भी देखा होगा कि पहले भी जैसे मेधा पाटकर है, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए अंदर कूदी भी थी। और वहां पे उसने बोला था एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा, पर उल्टा हो गया। आज वो देखिए, कच्छ की जमीन आज सिंचाई हो रही है। पर जितने दिन जी। एनबीए का आंदोलन उन्होंने किया था, देश की ग्रोथ को उन्होंने हॉल्ट करके रखा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी बुलाना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि कुडम में जो न्यूक्लियर प्लांट था, उसके ऊपर भी वहां पे एक अमेरिका की फंडेड एनजीओ है, उन्होंने एक तरह से बवाल क्रिएट किया। बट आज आप ये देखिए कि वो रिएक्टर के कारण साउथ के अंदर पावर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जी, सिमिलरली ट्यूटोरिन में, जो मैं बता देता हूँ, वहां पे वेदांता का प्लांट था, उसको स्टेरलाइट का प्लांट को बंद करवाया गया। इंडिया फ्रॉम बिकमिंग द नेक्स्ट एक्सपोर्टर बिकेम द नेक्स्ट इंपोर्टर ऑफ कॉपर। वैसे ही आप ये देखिए, आमिर खान की फिल्म दंगल चाइना में 1300 करोड़ रुपया कमाती है, और भारत में इतना बड़ा ऑडियंस होने के बाद वो 698 करोड़ कमाती है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? चाइना में कितने लोग देखिए, भारत और चाइना की पॉपुलेशन एक ही है। तो भारत में जितने लोगों ने देखा, क्या चाइना में डबल प्राइस देखा क्या उतने लोगों में? कितने लोग जानते हैं आमिर खान को? 1300 करोड़ उनको चाइना से कैसे कमाई हुई, ये जानने वाली बात है। हाँ, ये बात तो अब ये कही जाती है कि आमिर खान के जो फ़ॉलोअरशिप है या फ़ैन फ़ॉलोइंग है, वो बहुत ज़्यादा है चाइना में, लेकिन ये दूसरा सवाल है। लेकिन उमेश जी, मैं जो सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि आखिर इतने कम समय में जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने ये जो माइलस्टोन अचीव किया है, कैसे ये मुमकिन हो पाया? देखिए, इसके लिए इन्होंने सबसे पहले फंडिंग बंद करवाई। जो जितने सारे एनजीओस हैं, आपको ध्यान होगा देश के अंदर जी, कम से कम 2 लाख एनजीओस है, जिनको हुँ, बाहर से पैसे मिल रहे थे। इनको जी, पैसे कैसे मिल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा था, उसके लिए एफसीआरए रूल्स को इन्होंने टाइटन किया। और अब आप 2000 रुपए से ऊपर अगर आप एनजीओ को पैसा नहीं दे सकते हो, उन्होंने ये रूल भी लेके आए।
फिर उन्होंने एनजीओ को कंप्लायंस में बताया कि जितने भी लोगों ने आपको डोनेशन देते हैं उनका पैन नंबर, आधार नंबर लेना अनिवार्य है और फॉर्म 10B निकालने को बोला है। इससे क्या हुआ, सारी जो इन लोगों की फंडिंग है वो एक तरह से कम हो चुकी है। सेकेंड, एक और एक चीज आपको बता देता हूँ, अमित शाह जी ने क्या किया था, कैश ट्रांजैक्शन जो देश के अंदर हो रहे थे उसका भी बहुत जी। बड़ा लिमिट कर दिया है। अब ऐसा है कि सारा जो ट्रैकिंग है, जो फिनांस होता है देश के अंदर बैंकिंग चैनल्स में इजीली ट्रैक किया जा सकता है और एनआईए को स्ट्रॉन्ग किया गया। फिर बाद में पुलिस रिकॉर्ड्स को जितने भी थे सारा उसका डिजिटलाइजेशन हुआ, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन उन्होंने एक तरह से बढ़ा दी है और इसी के कारण जो देश के अंदर पॉसिबल ट्रिगर पॉइंट्स है, पॉसिबल फ्लैर अप पॉइंट्स है, उसके कुछ कुछ चेक पॉइंट्स उन्होंने डेवलप करके रखे हैं ताकि अगर कोई अप्रत्याशित घटना हो इमीडिएटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को समझ में आ जाए। अब ये पैटर्न भी क्या होगा उसको भी समझ में आ रहे हैं। इन लोगों का जो अर्बन एक्सेल्स का दिमाग है वो कैसे काम करता है उसको समझने के लिए उन्होंने पुलिस विभाग को बोल दिया है कि आप कंप्लीट स्टडी करिए फ्रॉम ऑल द राइट्स जो और जो प्रोटेस्ट 1974 से हो रहे हैं, आप उसको कंप्लीटली 50 साल का डेटा निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनकी फंडिंग होती है, क्या इनका मोबिलाइजेशन होता है, कैसे ये लोग अपना जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। तो इससे एक तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आधार कार्ड को हमने लेके आ गए जिसके कारण आज आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। 2012 में ये लॉन्च हुआ था। फिर बाद में हमने देखा कि धीरे-धीरे जो लॉस को स्ट्रिक्ट किए गए उसके कारण देश के अंदर हम सबको ट्रैक कर सकते हैं। आज कैमरास लगे हुए हैं। आज आप कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को अच्छा कर दिया है। बिल्कुल, आपने बड़े सरल शब्दों में बताया, लेकिन हमारे सामने जो अगर हम इंटरनल कुछ इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्टेड ज़ोन्स हैं, जैसे कि हम रेड कॉरिडोर की बात करें, कश्मीर उसमें एक रहा, कश्मीर पे काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है। और आप किस तरह से इस ओवरऑल जो उपलब्धियाँ हैं, उसको किस तरह से आँक रहे हैं? कश्मीर को लेकर अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं कभी कश्मीर में वो नॉर्मलसी नहीं है, जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं अमित शाह जी की ये जो परफॉर्मेंस है पिछले ऑलमोस्ट तीसरा टर्म ये चल रहा है? देखिए कुछ सालों पहले कश्मीर में पत्थर फेंकने के लिए पैसे मिलते थे, तो ये फंडिंग कहाँ से आती थी? ये फंडिंग आती थी दिल्ली के हवाला नेटवर्क से। वहाँ पे जी, मुझे याद है कि सीबीआई ने छापा डाला और वो फंडिंग को बंद कराया। सेकंड, आप ये भी देख लीजिए कि जो कश्मीर में पैसे मिल रहे थे, उसके कारण यूथ गुमराह हो रहे थे, वहाँ पे क्राइम बढ़ रहा था। कश्मीर में हुँ, नॉर्मलसी नहीं आ रही थी, पैसे का फंडिंग बंद हुआ, इमीडिएटली सारी जो पत्थरबाजी है बंद हो गई। उसके बाद लोगों को काम के ऊपर ध्यान आया, नॉर्मलसी आ गई। फिर गवर्नमेंट ने 1,20,000 करोड़ कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया है। ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है कि आज पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग भारत के अंदर विलेज की बात कर रहे हैं। वहां पे बताया जाता है अंबर जी 567 जो 567 पेट्रोल ट्रूप्स को उधर डिप्लॉय किया है। इतना ज्यादा जी। उधर प्रॉब्लम चालू हो गए पाकिस्तान को, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के भाग नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें। मतलब आज भी पाकिस्तान के अंदर वो इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, वहां पे सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है और जी। जिससे वहां के लोग अभी पाकिस्तान से छुटकारा चाहना चाहते हैं। ये डिफरेंस है, वो आप देख लीजिए। जो लोग बोलते हैं उनको ये समझना चाहिए कि पीओजेके में ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि हमको इंडिया के अंदर विलेज चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडियन साइड कश्मीर का डेवलपमेंट देख लिया है। दिस इज द डिफरेंस। बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इनफैक्ट ऑक्यूपाइड कश्मीर तो एक अलग ही मसला है। आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान की पूरी जनता बोलती है कि हमें भी मोदी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए। मोदी या भारत आज कहाँ पे है, उसको देखकर उन लोगों के अंदर जेलसी होती है और वो कहते हैं कि देखिए हम कहाँ हैं, वो लोग कहाँ पहुँच गए। तो ये तो अपने आप में एक एविडेंट पूरी तरह से चीज़ें हैं जो हमें सामने नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम रेड कॉरिडोर वाले पूरे इस मसले पर वापस आते हैं उमेश जी, ये जो पूरा ज़ोन रहा जिसको अभी हम फिर से वापस नक्शे पे देखते हैं,
इस पूरे ज़ोन में बहुत सारी समस्याएँ रहीं, जिस तरह से हमने देखा बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत सारी समस्याएँ रहीं। आपको क्या लगता है किस हद तक कामयाबी मिली है? किस तरह से नॉर्मलसी की तरफ वो लोग जो इस पूरे उसमें से अफ़ेक्टेड थे, वो आ पाएँगे या आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स डाली हैं उधर ट्राइबल्स को जोड़ने के लिए। इनफैक्ट आज ही मैंने देखा है कि जी। कुछ नया ऐप भी आया है कि ट्राइबल्स की जो डायलेक्ट्स है, उनकी जो सभ्यता है, उसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। हुँ, सेकंड, उनको जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स में, वो बहुत हद तक वो लोग कामयाब हुए हैं। इसमें मैं आरएसएस की भूमिका के लिए भी बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया छत्तीसगढ़ में। मुझे मालूम है हुँ, उन्होंने वहाँ पे ट्राइबल्स को रीच किया है और वहाँ पे जो आरएसएस का जो एक विंग है, इन्होंने ट्राइबल्स के बीच में रह के उड़ीसा में भी अच्छा काम किया है, बिहार में भी वो कर रहे हैं और फिर हुँ, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं, झारखंड में भी कर रहे हैं। तो ये हुँ, चीज़ वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। गवर्नमेंट के साथ ने देखा है कि भारत भाजपा की जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस भी जुड़ चुकी है इंटरनली। जी, ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं है और बहुत जगह पब्लिक एरिया में बताया नहीं जाता क्योंकि आरएसएस कभी भी अपने काम को प्रचार नहीं करता है। पर ये प्रचार जी, ना करने के कारण एक तरह से लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, जिसके कारण हम नैरेटिव वॉरफेयर लूज़ कर रहे हैं। तो ये जी, चीज़ आप समझ जाइए कि भारत में एक तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कहीं न कहीं जो एनजीओज़ हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, इन्होंने भी काम किया है ताकि वहाँ पे जो इतने सालों तक नक्सलियों ने इनका जो दमन किया था वहाँ के लोगों को, उनसे हुँ, उनको छुटकारा दिया है और वहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर लगा के वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो उनको पहुँची है, जिससे फ़र्क पड़ रहा है। उनको ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पहले जो कांग्रेस सरकारें थी, ये जो स्टेट्स में जैसे आंध्र प्रदेश में थी, यूनाइटेड आंध्रा में थी, तो वहाँ आपने देखा है कि कैसे वो लोग एक तरह से वहाँ के लोगों का दमन करते थे और कुछ-कुछ जगह तो ये इन्हीं नक्सलाइट से मिलके ये लोगों के साथ एक तरह से वहाँ पे एक तरह से सारा सीधे पूरे एरिया का कंट्रोल इनके हाथ में रहता था। तो ये एक तरह से रीजनल सरकार बन चुके थे। तो ये सब फ़र्क पड़ा है। इस लॉ एंड ऑर्डर आने से बहुत फ़र्क पड़ता है नंबर जी, वो अमित शाह जी ने कर दिखाया है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द होम मिनिस्टर जो ये काम हो चुका है और इसको जड़ से मिटा कर इसको वापस नहीं लाने के लिए भी इन्होंने बोल दिया गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप इसके ऊपर विचार करिए, क्यों आता है? क्यों फार्मर्स जी। एजिटेशन उमेश जो जी खाली एग्ज़ैक्टली मैं इसी पर आपसे सवाल करना चाह रही थी कि जो मूल विचारधारा है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे थिंक टैंक्स, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का इतना गज़ब का इन्फ्लुएंस रहा है, उसको किस तरह से उखाड़ फेंके? रेड ज़ोन तो ख़त्म होगा, लेकिन जो रेड ज़ोन जो मेट्रो सिटीज़ में बैठा है, वो कैसे रेड कॉरिडोर वो कैसे ख़त्म किया जाएगा? वो तभी खत्म होगा जब नेशनलिस्ट मीडिया एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे जो थ्रेट्स है इंटरनल थ्रेट सिक्योरिटी थ्रेट्स को वो ठीक तरह से उनको बताएंगे जैसे हमने बताया था जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हुँ, 2010 के अंदर बोला था इन्होंने कि हम 2050 तक हम देश के अंदर रेड हुँ, कॉरिडोर लगा देंगे और आज खत्म हो चुका है 15 साल हुँ, के अंदर देखिए ये काम हो जी, चुका है और मोदी सरकार को आके 11 साल हुए हैं और अमित शाह जी को होम मिनिस्टर बन के 6-7 साल ही हुए हैं। ये डिफरेंस है काम जी, करने में। लोगों को ये समझाना ज़रूरी है। सेकंड हुँ, जो फंडिंग इनको यूनिवर्सिटी में मिल रही है, इन लोगों को जो यहाँ पे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, वोक आइडियोलॉजी को इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये लोग एक हुँ, तरह से कभी भी अपनी पहचान छुपा देते हैं और आजकल लेफ्टिस्ट है ना, हाइपर नेशनलिस्ट बन चुके हैं और वो देश के अंदर वो खुद अभी हिंदुइज़्म की बात करेंगे और मोदी जी और संघ को गाली देंगे। ये एक नया इनका एक चीज़ हो चुका है। तो जो भी ज़्यादा हिंदुत्व की बात करे और मोदी जी को गाली दे, तो समझ लीजिए वो गद्दार है। सिंपल सी बात है। हमें ज़्यादा जी। सोचने की ज़रूरत नहीं है और उनके पुराने ट्वीट्स और सब देख लीजिए, ये पुराने कांग्रेसी रहेंगे, पुराने आप के लीडर रहेंगे, पुराने लेफ्टिस्ट रहेंगे, पुराने जेएनयू सड़क छाप लोग रहेंगे। तो वो ध्यान रख लीजिएगा।
जी, बिल्कुल और विचारधारा जो ये देश विरोधी है, उसको जड़ से खत्म करने की ज़रूरत है क्योंकि लोग तो ऐसी कमरों में बैठकर बड़ी-बड़ी नौकरियाँ और बड़े पदों पर रहते हैं, लेकिन जो इससे अफ़ेक्टेड लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब होती है, जिसमें बच्चे हैं जो चाइल्ड अभी सोल्जर्स इसमें रहे। अभी जी। मेधा पाटकर को पूछना चाहिए कि भैया तुम हमको ये बताओ कि वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए आप कितने सालों से कर रहे थे? उसका आपने बोला था एनवायरमेंटल डिजास्टर। कहाँ है एनवायरमेंटल डिजास्टर? वो उदय कुमार को पूछना चाहिए कि उसने कूडम रिएक्टर के लिए जो प्रोटेस्ट किया, उसका क्या हुआ? हुँ, कहाँ पे है रेडिएशन? हमें जी। आमिर खान को पूछना चाहिए कि ऐसी कौन-सी उसकी बड़ी फॉलोइंग है कि वो चाइना में जाए तो शी जिनपिंग से ज़्यादा पॉपुलर है क्या? हमें ये पूछना चाहिए। आप सोचिए उसकी जो सुपर हिट फ़िल्म इंडिया में 600 करोड़ कमाती है, चाइना में 1300 करोड़ कैसे कमाई? क्या लोगों ने 10-10 बार देखी उसकी पिक्चर? ये भी पूछना चाहिए। और फंडिंग जो विदेशी फंडिंग आती है, एनजीओज़ करा रहे हैं और भारत के अंदर एक तरह से कन्वर्शन करवा रहे हैं। इन लोगों को भी हमें एक तरह से पूछना चाहिए। ये सब चीज़ पे कोई बात नहीं करना चाहेगा क्योंकि क्या है देश के अंदर जो गद्दार है, ये सब चीज़ें नहीं बोलेंगे और कुछ भी काम होगा तो हर चीज़ में मोदी जी को ब्लेम करेंगे, अमित शाह जी को ब्लेम करेंगे और डोभाल जी को ब्लेम करेंगे। ये काम इन लोगों का चलता रहता है। ये बिकी हुई पेड मीडिया ऐसे ही करेगी। जी। तो ये तो चलता ही रहेगा लेकिन इसको रोकना, इस विचारधारा को जड़ से खत्म करना क्योंकि आज रेड कॉरिडोर खत्म हुआ है, लेकिन जो दिमागों में रेड कॉरिडोर है, वो भी खत्म कर हो ये सबसे बड़ा सवाल है और बहुत ज़रूरी है। मीर जी आपने इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बहुत खुलकर बात की है, बहुत सारी अहम और फैक्चुअल पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।